यानी कि इंडस्ट्री के बारे में। तो हम यहाँ पे इन्वॉल्व क्या करेंगे, इंडस्ट्री में हम डिस्कशन स्टार्ट कर रहे हैं इंडस्ट्री की, ठीक है। तो उसको ना उन्होंने क्या कहा है कि जो एक वर्कमैन का जो भी कोई एक्ट होता है, कोई भी काम होता है, हम उसको खुद ही में एक साइंस की तरह रिड्यूस कर लेंगे, उसको साइंस समझ लेंगे। फिर हम उसमें देखेंगे कि एक एग्जैक्ट जो प्रोसेस है फॉलो करने का, कि उसमें कितने समय में क्या इंसान काम कितना कर सकता है, ठीक है, पता चल जाएगा। अगर हम साइंटिफिकली हर चीज़ को स्टडी करेंगे, जो अपने जो वर्कर्स हो गए या मैनेजमेंट हो गए, तो मैनेजमेंट जो है उनको जो है वर्कर्स से काम लेने में मतलब कि आसानी हो जाएगी, ओवर बर्डन नहीं होगा वर्कर्स पे, और उसके ऊपर जो वर्कर्स हैं उनको भी फेयर डेज की जो वेजेस वो मिल जाएंगी, ठीक है। तो ऐसे जो है कन्फ्लिक्ट का जो एक कोई भी स्कोप ऑब्जर्व नहीं होगा। नेक्स्ट आ गया साइंटिफिक सिलेक्शन ऑफ वर्कर्स। साइंटिफिकली अगर हम सेलेक्ट करेंगे वर्कर को, देखेंगे कि वो फिज़िकली फ़िट है, इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी कैसी है उसकी, उनके जो टेस्ट वगैरह होंगे, मेंटल डेवलपमेंट कैसी है, उनको फिर कहाँ पे ज़्यादा ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा सकती है, वो ट्रेनिंग करके उनको इम्प्रूव करके फिर आगे चीज़ों को सोल्जरिंग जैसी जो टेक्निक्स हैं उसको कम करने की बात करेंगे, ताकि जो प्रोडक्शन लेवल जो है साइंटिफिकली मेथड्स के बेसिस पे इंक्रीज़ की जा सके। नेक्स्ट आ गया साइंटिफिक एजुकेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स। उन्होंने आगे बताया कि साइंटिफिक एजुकेशन डेवलपमेंट देकर वर्कर्स को कैसे हम साइंटिफिकली मेथड जो है उसको इंश्योर कर दें, मतलब कि उनके अंदर ऐसे इंडोक्ट्रिनेट कर दे साइंटिफिक टेक्निक्स की वो दोबारा जो है प्रीवियस वाले मेथड्स पे वापस ना जाएं। क्योंकि अब जो यहाँ पे एथिक्स का पॉइंट ऑफ व्यू भी इंक्लूड हो गया कि इंटीग्रिटी जो है, यानी कि जब आपको कोई नहीं दिख रहा तब भी आपको वही अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने होते हैं। नेक्स्ट आ गया डिवीजन ऑफ वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड वर्कर्स। इसमें आ गया कि रिस्पॉन्सिबिलिटी और जो वर्क है वो डिवाइडेड होता है अपना मैनेजमेंट लेवल पे एज वेल एज वर्कर्स लेवल पे। तो इन्होंने बात की है कि जो वर्कर और मैनेजमेंट है वो उनको इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेनी है, जो कि अर्लियर नहीं था। अर्लियर जो है मैनेजमेंट के ऊपर ही मेनली सारा जो है वर्क बर्डन वर्कर्स के ऊपर ही था, मैनेजमेंट अपने हाथों में बहुत कम वर्क बर्डन लिया हुआ था। नेक्स्ट आ गया दिस डिवीजन ऑफ वर्क क्रिएट्स बिटवीन देम एन अंडरस्टैंडिंग एंड म्यूचुअल डिपेंडेंस। ये जो डिवीजन ऑफ वर्क होता है ना, कि बीच में अंडरस्टैंडिंग और म्यूचुअल डिपेंडेंस आ जाती है, यानी कि एक दूसरे के ऊपर आत्मनिर्भरता आ जाती है, और ये हमें कोऑपरेशन भी सिखाता है। उनका नेक्स्ट जो है कंट्रीब्यूशन ऑफ फंक्शनल फोरमैनशिप। फंक्शनल फोरमैनशिप में यही मेनली आइडिया है कि यहाँ पे जो है एक वर्कर है और उनके ऊपर कम से कम 8 बॉस हैं, 3 4 5 6 7 8, ये 8 बॉस हैं एक वर्कर के ऊपर, ठीक है। तो उन्होंने जो है वो एक बॉस और एक वर्कर जो मिलिट्री टाइप का ऑर्गेनाइजेशन का सिस्टम है उसको सपोर्ट नहीं किया। उन्होंने कहा कि 8 सुपीरियर्स होने चाहिए एक वर्कर के ऊपर, उसे गाइड कर सके कि काम करना कैसे है। तो जो उनमें से जो है वो 4 मेनली होने चाहिए रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन। 4 होने चाहिए फॉर प्लानिंग एंड 4 इज़ फॉर एग्जीक्यूशन। मेनली यहाँ पे प्लानिंग में इंक्लूड होते हैं ऑर्डर एंड रूट क्लॉक, इंस्ट्रक्शन क्लॉक, टाइम एंड कॉस्ट क्लॉक एंड शॉप डिसिप्लिन। और नेक्स्ट वाला में जो है एग्जीक्यूशन, उसमें गैंग बॉस, रिपेयर बॉस, स्पीड बॉस एंड इंस्पेक्टर वगैरह होते हैं। तो टेलर ब्रीफ ने कहा, टेलर मानते थे कि फोरमैन जो है वो ट्रेन किया जा सकता है, ये नहीं कि जो चीज़ हम नहीं सीख सकते वो नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। वो कहते थे कि स्पेशलाइजेशन में लाने के लिए उन्हें ट्रेन किया जा सकता है। उनके पास उनके अकॉर्डिंग जो है एक फोरमैन जो है वो एजुकेटेड होना चाहिए, उसके पास एक एजुकेशन होना चाहिए, टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए, स्ट्रेंथ होनी चाहिए, हॉनेस्टी होनी चाहिए, हेल्थ होनी चाहिए अच्छी, जजमेंट की क्वालिटी होनी चाहिए और एक एनर्जी होनी चाहिए काम करने की। नेक्स्ट आ गया मेंटल रेवोल्यूशन। मेंटल रेवोल्यूशन यानी कि एक ना मेंटल स्टेट में ही चेंज आ गया है। इसमें एक बात यह है कि जो वर्कर्स हो गए और जो मैनेजमेंट हो गया, इन दोनों के ना मेंटल रेवोल्यूशन में ही चेंज आ गया। ये लोग इतनी मेहनत करें एक दूसरे की, मतलब कि ब्रदरली और सिस्टरली कोऑपरेशन करके एक दूसरे के साथ मिलकर इतनी मेहनत करेगी, इनका जो प्रॉफिट है वो इतना बड़ा बन जाए कि इनको लड़ने की ज़रूरत ही ना पड़े। तो मतलब कि कोई पॉइंट ही ना रहे लड़ने का, ये जो चीज़ें आपस में इतनी मतलब घुल मिल जाएँ। तो यही चीज़ मेनली यहाँ पे एक्सप्लेन की हुई है। तो उनमें जो है तो वर्कर्स को जो है वो बहुत सारी मतलब कि इंक्रीज्ड वेजेस मिल जाए और जो प्रॉफिट है मैनेजमेंट का वो भी बढ़ जाए। दिस
ये जो है सब ये सब पॉसिबल पता है कैसे, अगर मेंटल रेवोल्यूशन आ गया और कॉपरेशन आ गया इंस्टेड ऑफ फाइटिंग। ये तो आजकल प्रेजेंट टाइम में भी बहुत कुछ चीज़ें इसकी यूज़ हो सकती है, आगे बताएंगे कैसे। तो क्रिटिसिज्म ऑब्वियसली अगर कुछ चीज़ें डिस्कवर हुई है तो कुछ चीज़ें लैक कर गई हैं पीछे, तो इस चीज़ को हमने यहाँ पे इंक्लूड किया कि क्रिटिसिज्म क्यों हुआ। इन्होंने ट्रेड यूनियन की बात बिल्कुल नहीं की है, ये उन्होंने ट्रेड यूनियन से बात नहीं की, मतलब कि एंटी लेबर थे, एंटी ट्रेड यूनियन थे। तो उन्होंने मेनली जो है स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट पे फोकस किया है। यही बात मैंने आपको पहले भी बताई थी कि स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट पे ज़्यादा फोकस हुआ है। तो नेक्स्ट आ गया कि मैनेजमेंट को है उनको अच्छा नहीं लगा कि जो उनका दिया हुआ रूल ऑफ थंब को उन्होंने जो है क्रिटिसाइज़ किया। ये रूल ऑफ थंब जो रूल था ये मैनेजमेंट ही लेके आई थी। तो फ्रेडरिक टेलर ने इसको क्रिटिसाइज़ किया और कहा कि साइंटिफिकली जो है मैनेजर्स को वो हमें ट्रेन करना होगा, तो जो इफ़िशेंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को है वो हम इंक्रीज़ कर सकें। तो मेनली जो है फिर आगे एक ओलिवर है जो ब्रिटिश एक्सपर्ट रह चुके हैं, मैरी पार्कर फोलेट, एल्टन मायो भी हो चुके हैं जो कि एक ह्यूमनिस्टिक थिंकर थे। इन सब लोगों ने कहा कि ह्यूमन एस्पेक्ट को जो है साइंटिफिक मैनेजमेंट ने इग्नोर किया है। एल्टन मायो ने अपने एक हाउथॉर्न इन्वेस्टिगेशन जो हम आगे वाले थिंकर्स के पार्ट में ज़रूर करेंगे पढ़ा था कि स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट जो है वो तो ज़रूरी है ही है, लेकिन उसके साथ साथ जो है एक इनफॉर्मल चैनल भी होता है जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है एक ऑर्गेनाइजेशन के टीम वर्क में और आसपास की सराउंडिंग्स में। नेक्स्ट आ गया टेलर की जो फ़िलॉसफी है, जो मेन जो है वो लेज़ी, वो मतलब कि अवॉइड करना चाहते हैं वर्क को, वो गलत थी। क्योंकि ब्राउन ने कहा था कि यही तो एक चीज़ है जो उन्हें स्टेटस देती है सोसाइटी में, एक रुतबा देती है सोसाइटी में काम करने का, उन्हें रिस्पेक्ट प्रोवाइड करती है। तो वो जो मैन जो है जनरली लेज़ी जो टेलर कहते थे ये गलत है। नेक्स्ट आ गया डिवीजन ऑफ वर्क, जैसे कि आपको बताया पीछे कि उन्होंने जो काम को है वो डिवाइड किया हुआ था प्लानिंग और एग्जीक्यूशन लेवल पे। तो वो जो है ना वो एक ना सेंस ऑफ एलिनेशन सी डेवलप कर रहा था कि हमें मतलब कि डिवीजन देना था। उन्हें कंफ्यूज हो जाते थे कि एक्चुअली ये टीम स्पिरिट है या फिर हमें सिर्फ काम में बांटा जा रहा है। तो इस तरह से उन्हें वो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी। तो लास्ट में अब अपना पूरा टॉपिक कंक्लूड करते हैं। प्रेजेंटली जो है साइंटिफिक मैनेजमेंट ने काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है, क्योंकि ये जो पहला स्टेप था हमारा जो है वेस्टर्न कंट्रीज़ ने लिया था जिन्होंने स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे फोकस किया। इनके थ्रू ही जो है एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर्स मेनली स्टार्ट होते हैं। यानी कि हमें पता चला जैसे ह्यूमन बॉडी ह्यूमोसेपियंस की डेवलपमेंट एक बहुत ही मतलब कि काफ़ी हिस्टोरिकली और माइन्यूटली स्टडी की जाती है, वैसे ही ये चीज़ भी यहाँ पे माइन्यूटली स्टार्टिंग से स्टडी की जाती है। तो इस चीज़ को हम सबसे पहले पढ़ते हैं। उसके बाद में जब हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, अब इसके हम आगे देखेंगे, आई ऑलरेडी मैंशन प्रीवियसली दैट कि जो आगे जो है आगे थिंकर्स जो है वो काफ़ी डिटेल में जाएंगे। तो इनका जो है आज प्रेजेंट टाइम में भी बहुत ज़्यादा जो है रोल है वो रहा, इंटरकनेक्टेड एंड इंटरडिपेंडेंट वर्ल्ड है। क्योंकि हम देखें तो इकोनॉमिक डिपेंडेंस आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अगर चाइना और अमेरिका जैसे देश जो है वो आपस में ट्रेड करना बंद कर देंगे तो मे बी वर्ल्ड इकोनॉमी जो है वो पूरी स्टेबल नहीं रहेगी। अब आप रिसेंटली एग्जांपल लीजिए कि रशिया और यूक्रेन जो हो गए, वो आपस में सिर्फ लोग ही नहीं मर रहे, मतलब कि मटीरियल रिसोर्सेज के लिए जो एक पर्टिकुलर स्टेट से दूसरी तरफ पे जो ट्रांसफ़र होना था वो भी मतलब कि एक तरह से उस चीज़ पे भी इस चीज़ का इम्पैक्ट पड़ा। अब यूक्रेन और रशिया में वॉर हो रही है, लेकिन जो ऑयल प्राइसेस हैं वो राइज़ हो गए, शूट अप हो गए एकदम से, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर एरिया जो है दूसरी तरफ भी इम्पैक्ट डालती है। अब अपने कितने सारे स्टूडेंट्स वहाँ थे वो यहाँ पे आए, वापस बुलाए गए, बहुत सारा मिशन वगैरह लॉन्च हुए। तो ये सब चीज़ें जो है इंटरकनेक्टेड है। तो वही बात होगी कि मेंटल रेवोल्यूशन जो है वो सिर्फ जो है एक इंडस्ट्री के मतलब कि वहाँ तक ही लिमिटेड नहीं है, मैनेजमेंट तक या वर्कर्स तक ही लिमिटेड नहीं है, क्योंकि वर्ल्ड भी एक अपने आप में होल इंटरकनेक्टेड है, इंडस्ट्रियलाइज्ड वर्ल्ड है, कनेक्टेड है एक दूसरे से। एक जगह पे इंटर रेवोल्यूशन यानी कि इन दोनों को भी आपस में कोऑपरेट करके एक दूसरे के साथ आगे बढ़ना चाहिए, ये नहीं कि एक दूसरे के साथ लड़ना चाहिए, ठीक है। इतना ज़्यादा डेवलपमेंट अच्छा करें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इको फ्रेंडली डेवलपमेंट करें कि जो आने वाले समय में है अपनी प्रेजेंट जनरेशन जो हैं वो चीज़ों को अच्छे से गेन भी कर सकें और हमारे साथ आगे स्किल्स डेवलप करके खुद को आगे फर्दर डेवलप कर सकें। ये यूपीएससी का क्वेश्चन आया हुआ था 2021 में। प्रिंसिपल ऑफ एनालिसिस एंड प्रिंसिपल ऑफ एक्शन वर नॉट डिफ्रेंशिएटेड इन टाइटल साइंटिफिक मैनेजमेंट।
प्रिंसिपल ऑफ एनालिसिस, ऐसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही एक्सप्लेन किया था कि प्रिंसिपल ऑफ एनालिसिस यानी कि जब वो एक लोअर लेवल के लेबरर से एक आगे रिसर्च डायरेक्टर बने, फिर मैकेनिकल इंजीनियर बने, उन्होंने जो है हर चीज़ में डेवलपमेंट को देखा, लेबर के लेवल से लेकर रिसर्च डायरेक्टर के लेवल तक। तो उन्होंने वहाँ पे सीखा कि एक लेबर क्या क्या महसूस करता है और एक रिसर्च डायरेक्टर की क्या क्या व्यू ऑफ पॉइंट्स हैं, ठीक है। उन्होंने जो है एंड प्रिंसिपल ऑफ एक्शन, जो उन्होंने एक्चुअल में जो लिखा, स्टडी किया, वो चीज़ें जो हैं क्लियरली डिफ्रेंशिएटेड, मतलब कि डिफाइन नहीं है एक साइंटिफिक मैनेजमेंट में। इसमें आपको कमेंट करना है। यूपीएससी की एक बड़ी ख़ास बात है, इसके जो कीवर्ड्स होते हैं ना बड़े अच्छे होते हैं, मतलब इस पर फोकस कर सकते हैं हम। इस पे कमेंट में इन्होंने कहा है, हमें हिंट दिया है कि हमारा आंसर तो चलो ये है, क्वेश्चन तो ये है, लेकिन हमने आंसर में एग्जैक्टली लिखना क्या है। तो कीवर्ड जो है इसमें कमेंट का मतलब तो यही है कि आपको अपना ओपिनियन देना है। अब यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर्स की बात है, तो हम यहाँ पे गवर्नमेंट की जो पोस्ट मतलब कि गवर्नमेंट की जो कोई रिपोर्ट्स हैं, मेनली सेकेंड ERC ले सकते हैं, या फिर कोई भी अपना ओवरव्यू ओपिनियन दे सकते हैं, तो यू शुड ऐड इट। तो कमेंट को सिर्फ हम एक डायरेक्शन और हिंट की तरह लेंगे, सिर्फ इस पर ज़्यादा फोकस नहीं करना। पहले आप क्वेश्चन समझिए कि कमेंट में हमें क्या लिखना है। हमने लिखना है कि ओपिनियन देना है इस चीज़ पे। मैंने आपसे तभी स्टार्टिंग में सारी पूरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन वगैरह डिस्कस किया कि वो कैसे एक लेबर से रिसर्च डायरेक्टर बने और आगे डेवलप हुए। ये चीज़ का यहाँ पे क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, इसका मैंने आंसर भी लिखा है। टेलर जो थे वो क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट को बिलोंग करते थे। ये इंट्रोडक्शन दिया मैंने स्टार्टिंग में थोड़ा सा, ये इंट्रोडक्शन है। उसके बाद में बताया कि साइंटिफिक थ्योरी को, मतलब उन्होंने बताया मैनेजमेंट को एक्सप्लेन किया, साइंटिफिक स्टडी को एक्सप्लेन किया। उसमें उन्होंने एक्सप्लेन किया कि सोल्जरिंग यानी कि अनसाइंटिफिक मेथड भी यूज़ होते हैं, और एक इंसान का सही तरीका कौन सा है जॉब करने का। वर्क एंड टाइम स्टडी के बारे में बताया उन्होंने। मेंटल रेवोल्यूशन, जैसे कि कोऑपरेशन के हिसाब से काम करना, एक दूसरे के साथ काम करना, लड़ना नहीं है। प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट की बात की, और भी चीज़ें बात की। यहीं पे उसको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया कि टेलर का एक्चुअली कॉन्ट्रीब्यूशन था क्या। फिर हम मेन जो है आंसर में पूछा उस पर कमेंट करेंगे, यानी कि अपना ओपिनियन देंगे। तो प्रिंसिपल ऑफ एनालिसिस के बारे में थोड़ा सा लिख के, बिकॉज लिख के आगे हमने बताया कि टेलर स्टेटेड इज एवरीथिंग थ्रू हिज प्रैक्टिसेस। उन्होंने जो है प्रैक्टिस किया था, क्योंकि उन्होंने लेबर से लेके जो अपना मैनेजर की तरह आगे जो है वो अपना जो करियर है वो आगे बढ़ाया। उन्हें पता चला कि ऐसे ऑब्ज़र्व किया उन्होंने वर्कर्स को भी, फिर उसके बाद में मैनेजमेंट को, उनको ऑब्ज़र्व करके उन्होंने कैसे देखा कि कैसे हम कैसी चीज़ें चेंजेस ला के एक इम्प्रूव कर सकते हैं प्रोडक्टिविटी को। उसके बाद में कंसेप्ट ऑफ साइंटिफिकली सिलेक्टिंग एंड रिटेनिंग अ वर्क, साइंटिफिकली वॉज प्रैक्टिस बाय हिम। उन्होंने ये सब चीज़ें खुद की। स्टॉप ऑफ यूज़ ऑफ स्टॉप वॉच को उन्होंने यूज़ किया। उन्होंने देखा कि हाँ भाई ये वाला रूल ऑफ थंब को अगर हम फॉलो करें तो प्रोडक्शन कम हो रही है, लेकिन हम साइंटिफिक मेथड्स को फॉलो करें तो प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो रही है। फिर उन्होंने पीस रेट सिस्टम को इंक्लूड किया, वेज एडमिनिस्ट्रेशन जैसी काफ़ी चीज़ों को इंक्लूड किया। नेक्स्ट उन्होंने कहा कि 8 वर्कर होता है और 8 बॉसेस होते हैं। तो 8 बॉस होंगे तो उसके अंदर 1 वर्कर होगा। उसके बाद उन्होंने बताया है कि प्लानिंग और एग्जीक्यूशन लेवल पे भी उस चीज़ों को डिवाइड करना है। तो उनका जो है टेलर का जो आइडिया है मेनली वो था कि एक ऑर्गेनाइजेशन में जो प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करना है, तो उन्होंने वो अपने आसपास की जो सराउंडिंग है ना उन चीज़ों को ऑब्जर्व करके ये सब सीखा है। मतलब कि उन्होंने उसको एक साइंटिफिकली थ्योरी में मेंटेन करके ही दिया है। मेन आइडिया यही था। लास्ट में अपना लेक्चर को जो है कंक्लूड करते हैं, और साथ में आंसर को भी कंक्लूड करते हैं कि 21st सेंचुरी में भी उनकी जो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हैं वो आज भी एप्लीकेबल है। अगर हम देखें मेंटल रेवोल्यूशन, यानी कि अगर हम साथ में काम करें तो ही मतलब कि प्रॉस्पेरिटी हो सकती है। और अब देखा जाए तो स्पेशलाइज्ड लोगों की बात करते हैं, तो आजकल स्पेशलाइज्ड जो लोग हैं, अब डॉक्टर जो है मेनली 12th में बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिज़िक्स ही लेते हैं, तो आगे जाके स्पेशलाइज्ड जो है अपनी स्टडीज़ को कंडक्ट करते हैं, मतलब कि ये चूज़ करते हैं आगे, वैसे ही आगे आगे वो और आगे MD करते हैं, कुछ स्पेशलिस्ट बनते हैं। उसी हिसाब से होता है कि मतलब स्पेशलाइजेशन पे ज़्यादा फोकस होता है। तो ठीक यहाँ पे मेनली यही है कि जो मेंटल रेवोल्यूशन वाला है पार्ट और सोल्जरिंग वाला पार्ट, यानी कि हम आज भी बेस्ट वे ऑफ जो एक प्रोसेस है वो ढूंढ रहे हैं कि पहले हम स्टडी करते हैं कि ये वाला काम इस तरीके से होगा, ताकि जो एक ना बंदा जो है ना वो कहीं पे ना लॉस ना हो जाए, क्योस लाइक सिचुएशन ना हो जाए। तो इसी हिसाब से कि मेंटल रेवोल्यूशन है जो ताजो कोई कम से कम
लिविंग बीइंग है, मटेरियल लॉस है, कोई भी ह्यूमन लाइफ है, ये कम से कम हो, कोई भी लॉस ना हो, कोई भी डेथ ना हो, तो हमें उसी हिसाब से सबको साथ लेके आगे बढ़ना है। तो इनका प्रेजेंट टाइम में भी बहुत ज़्यादा यूज़ बनता है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।